का फिजिक्स में क्या यूज है उसका थोड़ा बहुत क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे, बाकी चैप्टर में जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो अभी तक आप लोग पढ़ करके आए हैं क्लास 10th में 9th में काइनेमेटिक इक्वेशन, वो काइनेमेटिक इक्वेशन बहुत ही आसानी से डिराइव होती है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट काइनेमेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, हाउ टू ऑब्टेन दैट इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। और इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है बेटा, अगर जैसे मान लीजिए आपको डिस्प्लेसमेंट का आइडिया है, आपको पता है एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एंड उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, दिस फॉर्मूला विल बी वैलिड एवरीवेयर। ठीक है, ये जो मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको, ये हर सिचुएशन में काइनेमेटिक्स की कोई भी सिचुएशन आए हर जगह पर वैलिड होगा। डिस्प्लेसमेंट का अगर आपको रिलेशन पता है, आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपने उस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, देन यू आर गोइंग टू गेट वेलोसिटी, आपको मिलेगा बेटा वेलोसिटी। ठीक है, देन इफ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दैट इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की मान लीजिए टाइम डिपेंडेंट एक इक्वेशन आ गई, या टाइम डिपेंडेंट या कुछ भी हो, किसी के ऊपर भी डिपेंड करने वाली एक इक्वेशन आ गई, एंड इफ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दैट इक्वेशन इक्वेशन को आपने उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, यू विल गेट द एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, इफ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट द डिस्प्लेसमेंट यू विल गेट द वेलोसिटी, इफ यू विल डिफरेंशिएट द वेलोसिटी यू विल गेट द एक्सेलरेशन। बट यस, इसको याद रखना टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, नाउ द रिवर्स प्रोसेस, बिकॉज़ मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो होता है बेटा वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। सो इफ यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट द एक्सेलरेशन, अगर आपने एक्सेलरेशन टाइम, ये ध्यान रखना है बेटा। ठीक है ना, if you are going to integrate the acceleration with respect to time you will get the velocity, and if you will integrate the velocity with respect to time, अगर आपने velocity को integrate कर दिया with respect to time then you will get the displacement। तो ये वो इक्वेशन है जिसके ऊपर हमारी इक्वेशन जो आज के इक्वेशन होंगे वो बेस्ड होंगे बेटा। इस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करो वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करो एक्सेलरेशन। सो हाउ वी आर गोइंग टू यूज these equation to obtain the kinematic equation। ठीक है, अगर मैं इसी को मैथमेटिकल वे में लिखूं तो वी कैन से वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। ठीक है बेटा, वेलोसिटी हो गया ds अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस फॉर्मूला। ठीक, क्लियर? वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल। जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे ना हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए इतना जानना काफी होगा, क्योंकि अभी हमारा फोकस होगा कि हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कांसेप्ट को कैसे यूज करते हैं, व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज एक्सेलरेशन, ये सारी बातें आएंगी, और ये पॉइंट्स हैं जो आज के क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे। ठीक, तो जो सबसे पहला यूज है इंटीग्रेशन का वो ये है कि हाउ टू ऑब्टेन द काइनेमेटिक इक्वेशन। और एक बात और ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है, जब आपने 9th में पढ़ा था काइनेमेटिक इक्वेशन तो वहां पर लिखा था फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में, कि ये जो काइनेमेटिक इक्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए वैलिड है जहां पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। राइट, तो इस बात को ध्यान रखना कि अभी हम लोग जो भी इंटीग्रेशन का यूज करके इक्वेशन बनाएंगे कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है ना, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया, देन दिस काइनेमेटिक इक्वेशन जो आपने पढ़ा है v = u + at s = ut + half at square v square = u square + 2a, जहां पर एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा उस जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का, बट उसके बारे में अभी चर्चा कोई नहीं। ठीक है, उसके बारे में जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे बेटा। ये बात आपको समझ में आ गई? यस सर। यस सर। तो चलिए देखते हैं कि उस काइनेमेटिक इक्वेशन को, उन काइनेमेटिक इक्वेशन को कैसे हम ऑब्टेन कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक, तो बेटा देखो काइनेमेटिक्स में आप लोग पढ़ते क्या, आप लोग मोशन का ऑब्जर्वेशन करते हैं, आप लोग ये देखो कि इस ऑब्जेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट आया, कितनी वेलोसिटी आई, कितना एक्सेलरेशन आया, इन सारी चीजों की बातें आप लोग करते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन। So just suppose that you are observing the motion of an object
which is going to start from the point A with an initial velocity u. ओके बेटा, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो अपने मोशन को स्टार्ट करने वाला है from the point A with the initial velocity u, ठीक है, एंड आपने इसके मोशन को t टाइम तक ऑब्जर्व पॉइंट B पर पहुंच गया और यहां पर इसकी वेलोसिटी है v, एंड दिस मोशन इज कंटिन्यू फॉर अ टाइम ऑफ t, एंड इन दैट टाइम दिस इज गोइंग टू कवर अ डिस्प्लेसमेंट s, ठीक है। तो आपने एक ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व किया जिसने अपना मोशन कुछ एक वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया, आफ्टर सम टाइम t उसकी वेलोसिटी v हो गई, एंड दैट ड्यूरेशन उसने एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ध्यान रखना उसने एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया s. So how we can find out the relation between the v u s t and one well-known चीज acceleration. एक से तो हमारे पास पता था कि भाई ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक एक्सेलरेशन से और वो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट. So how we are going to obtain this? कैसे हम इसको ऑब्टेन करेंगे? तो सबसे पहला जो पहला काइनेमेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा है, जो पहला गाना v equals to u plus at means we are going to find out the relation between the initial velocity, final velocity, acceleration and time. Initial velocity, final velocity, acceleration और time की relation पूछा है. तो सबसे पहली इक्वेशन के लिए because you are discussing about the velocity, आप बोलोगे कि सर ये जो acceleration होता है ना, acceleration होता है dv upon dt के इक्वल, राइट? acceleration क्या होता है बेटा? dv और dt के इक्वल होता है. तो जिन जिन क्वांटिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक्सेलरेशन की यहाँ पर है, बट हियर दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. बस ये बात है कि एक्सेलरेशन क्या है बेटा? कांस्टेंट. हमारे पास v इक्वल्स टू u प्लस at है, उसमें वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है. तो उसके लिए जो बेसिक फार्मूला है हमारे पास एक्सेलरेशन का वो है dv अपॉन dt. मैंने वेलोसिटी इक्वल्स टू ds अपॉन dt नहीं बोला आपसे, वेलोसिटी इक्वल्स टू ds अपॉन dt नहीं बोला आपसे. क्यों नहीं बोला बेटा ds अपॉन dt? नहीं, ठीक. सो दैट व्हाई v इक्वल्स टू dv अपॉन dt. तो अगर हम इसको रीअरेंज करें बिकॉज़ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, हमें क्या रखना, हमें एक्सेलरेशन का फार्मूला पता है और हमें चाहिए वेलोसिटी. एक्सेलरेशन से चाहिए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन. अभी थोड़ी देर पहले बताया, वेलोसिटी मिल जाएगी. सो जस्ट रीअरेंज दिस फार्मूला, इस फार्मूले को रीअरेंज करेंगे अगर आपको मिलेगा dv a टाइम्स ऑफ v, राइट? ऐसा लिख सकते हैं. बोलो बेटा, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन टाइम्स ऑफ स्मॉल चेंज इन द टाइम. क्या ये डायरेक्टली गलत है? क्लियर है ना? कोई दिक्कत हो बेटा आप पूछ सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो. समझ आ रहा है नहीं? आगे सर. ओके, तो अब ये हमें पता चल गया. अब देखो हमने आपको बताया था इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट. तो इनडेफिनिट भी आप यूज कर सकते हैं और डेफिनिट भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो आप मैं दोनों चीजों से आपको बताऊंगा और आपको केवल एक ही मेथड ध्यान रखना है बस, ठीक है ना? दूसरे को भूल जाना है. लेकिन क्योंकि मैंने पढ़ाया है मैं आपको बता दूं कि क्या यूजेस है. तो अब हमने पढ़ा कि भाई अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा. बिल्कुल, मुझे छोटी सी वेलोसिटी पता है डी, मुझे पूरी वेलोसिटी चाहिए तो क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे. तो वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट. तो मैंने यहाँ पर कोई लिमिट नहीं लगाई, मैंने नॉर्मली बस इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया. तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा इंटीग्रेशन का, मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? x होता है. और इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x ये किसके बराबर होता है? ये x के बराबर होता है. कांस्टेंट को बाहर ले लो, उनका इंटीग्रेशन x. ये दोनों ही फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे जब मैंने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया. सो इफ यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट dt, व्हाट विल ऑब्टेन? विल ऑब्टेन वेलोसिटी, राइट? एंड दिस हम लोग एक ऐसे मोशन की बात कर रहे हैं जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. तो हम इस एक्सेलरेशन को बाहर ले लेंगे, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, एंड बिकॉज़ देयर इज नो एनी लिमिट यू विल अप्लाई अ कांस्टेंट प्लस c. बोलो बेटा क्या ये इंटीग्रेशन आपको समझ में आया? Yes. किसी को भी बेटा कोई भी दिक्कत होगी बोल देना बीच में, ठीक है ना? अभी कोई भी दिक्कत है बीच में बोल देना. अब बात यहाँ पर ये आती है हाउ टू फाइंड आउट द c, इस कांस्टेंट को कैसे निकाला जाए. तो आप यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट t a था एट t इज इक्वल टू 0, मतलब जैसे ही आपने मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट एट टाइम t, आपने देखा उसकी वेलोसिटी क्या है बेटा? v. तो आपके पास इंफॉर्मेशन है कि अगर टाइम 0 है तो वेलोसिटी क्या है? u है. तो आप यहाँ पर उसी इंफॉर्मेशन का यूज करिए. At t is equals to 0, v is equals to u. Put this in this equation. You will get u is equals to 0 plus c, which will tell you c is equals to u. बोलो बेटा समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है? Yes, sir.
Good. So now put this value here. You will get v equals to 80 plus u. You can rearrange it at u plus 8. This is the first equation of motion, right? ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया बेटा, समझ आया? अब मैंने आपको बोला था कि आप इसको एज ए डेफिनेट इंटीग्रल भी यूज कर सकते हैं। कैसे बेटा? जब टाइम 0 था, यहाँ पर लिमिट लगाओ t इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू u, एट t इक्वल्स टू t, वेलोसिटी इज v। तो क्या करोगे आप? जब इसको इंटीग्रेट करोगे आप लिखोगे dt का इंटीग्रेशन है v और लिमिट लगा है u से v तक। dt का इंटीग्रेशन हो गया बेटा at और लिमिट लगा है 0 से t। तो अब क्या करते हो? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज v, लोअर लिमिट इज v माइनस u is equals to acceleration constant upper limit t, lower limit 0, v minus at and v equals to u plus at। तो चाहे आप इसे लिमिट लगा करके सॉल्व करिए, चाहे विदाउट लिमिट सॉल्व करिए, you can do this and you can obtain the equation v equals to u plus at। Is there any problem बेटा? इसको समझने में कोई प्रॉब्लम हुई? This is the best example to explain you how integration works। ये इक्वेशन आपको समझ आई? Yes, sir. यस सर। आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो बड़ी आसानी से हो गया। क्या होगा अगर यहाँ पर कोई ऐसी क्वांटिटी आ जाए जो कि टाइम पर डिपेंडेंट हो? यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, अगर इस एक्सेलरेशन की जगह कोई और क्वांटिटी आए जो टाइम पर डिपेंडेंट हो, तब कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? तो इसका जवाब आपको पहले क्वेश्चन में मिल जाएगा। यू गॉट इट? इसको रिमूव कर दो, हटा दो बेटा, रिमूव कर दो। Yes, sir. Okay, so first equation हमें पता चली कि v equals to u plus at होता है if the acceleration is constant। अगर acceleration constant है तो v equals to u plus at। अब second equation की बात करते हैं। second equation क्या बोलता है बेटा? कि the displacement covered by any particle in time t is given as s equals to ut plus half at square। तो second equation में जो रिलेशनशिप है वो इनिशियल के बीच, इनिशियल वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन है यहाँ पर। so let's see कैसे इसको हम ऑब्टेन करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। सो नाउ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, इसकी बात हो रही है तो वी विल से एज वी नो दैट वेलोसिटी इक्वल्स टू ds अपॉन dt, राइट? क्योंकि अब जो सेकंड इक्वेशन है बेटा उसमें क्या है? वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू ds अपॉन dt। सो यू विल से ds इक्वल्स टू v टाइम्स ऑफ dt। अब हमारी हेडिंग क्या बोलती है? हेडिंग बोलता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन हेडिंग ये नहीं बोलता कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रहा है। आपने अभी भी चेक किया कि v इक्वल्स टू u प्लस at, राइट? तो वेलोसिटी टाइम पर डिपेंडेंट है। नाउ दिस वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट एंड इफ इट इज नॉट कांस्टेंट यू कैन नॉट इंटीग्रेट, में इंटीग्रेशन करके d स्क्वायर बाय 2 नहीं बेटा। इंटीग्रेशन हमेशा तब होता है जब आपको पता है कि हम dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं और यहाँ पर जो क्वांटिटी लिखा है ये भी टाइम का फंक्शन है, तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है बेटा? तो मतलब ये है कि इस वेलोसिटी को टाइम फंक्शन बनाना पड़ेगा क्योंकि आप उसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। बोलो, बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. ठीक है? तो इस वेलोसिटी को इंटीग्रेट अगर आपको करना है तो दिस वेलोसिटी मस्ट बी टाइम फंक्शन। तो इस वेलोसिटी का टाइम फंक्शन आपके पास है u plus at। u is constant क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी बेटा, एक्सेलरेशन ऑलरेडी कांस्टेंट है। सो यू विल राइट डाउन ds equals to u plus at dt। नाउ दिस इज द फंक्शन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है? तो जब बेटा टाइम 0 था at t equals to 0 the displacement was 0 because the motion were starting from point a और आप भी point a पर खड़े थे। ठीक है? आप भी पॉइंट के पर खड़े थे, डिस्प्लेसमेंट भी वहीं से स्टार्ट हो रहा था। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो रहा है कि आप यहाँ पर खड़े, आप यहाँ पर कोई एक पॉइंट पे खड़े थे, तो कोई बात नहीं बेटा, at time t equals to 0 displacement was x, at time t equals to t displacement was x b, और जब आप x b में से x a को माइनस करेंगे ऑब्वियसली आपको s b मिलेगा, अपर लिमिट से आएगा आपको s मिलेगा। तो कोई बात नहीं, आप अभी के लिए मान लो कि जहां से मोशन स्टार्ट हुआ वहीं पर आप खड़े। ठीक है? जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा वहीं पर आप खड़े हैं। तो टाइम t equals to 0 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? टाइम t equals to t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? s हो गया। ठीक? नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ ds का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? s होगा और लिमिट क्या रखोगे? 0 से s। अगर यहां से मोशन आप मेजर कर रहे हो तो x a से x b तक की लिमिट प्राप्त हो जाएगा। इज इक्वल्स टू u का इंटीग्रेशन ut, क्योंकि u क्या है बेटा? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के साथ जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं वो वही आ जाता है। और a कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 एंड द लिमिट इज 0 टू t। बोलो बेटा क्या मेरा इंटीग्रेशन आपको समझ में आया?
किसी को कहीं कोई दिक्कत बेटा इंटीग्रेशन में बोल देना, मैसेज कर देना, चाहे मुझसे बोल देना, समझते हुए चलना है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें मुझे कोई एक नया स्टूडेंट दिख रहा है। दर्शिता, आज आपकी पहली क्लास है क्या? दर्शिता बेटा, Yes, sir. आज आपकी पहली क्लास है? No, sir. अच्छा, पहले भी आए थे आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो बेटा, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, s माइनस 0 इज इक्वल्स टू अपर लिमिट ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड लोअर लिमिट क्या हो जाएगी बेटा, 0 ही हो जाएगी। सो फाइनली यू विल गेट s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। तो इंटीग्रेशन का बड़ा क्लास 9 में आपने ग्राफिकल मेथड यूज किया था, दैट इज आल्सो मेथड टू ऑब्टेन द इक्वेशंस, बट दिस इज द एक्यूरेट मेथड। ये एक ऐसा मेथड है आपको ये समझ में आ जाएगा तो चाहे आप इक्वेशन ऑफ मोशन आसानी से बना सकते किसी भी सिचुएशन, ठीक है बेटा। तो ये दोनों इक्वेशन क्या आपको समझ में आई? Yes, sir. कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? जिसको भी दिक्कत है बोलना बेटा, ठीक है, चुपचाप बैठे मत रहना। नाउ द लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको कैसे ऑब्टेन करेंगे? इंटीग्रेशन का यूज करते हुए। तो इंटीग्रेशन का यूज करते हुए उस इक्वेशन को ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास जो तरीका है, चलिए उसको देखते हैं, ध्यान देते हैं उस पर क्या कर सकते हैं हम। अब देखो बेटा, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके बारे में आपने क्या पढ़ा? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ax, ये इक्वेशन आपने पढ़ी, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में वेलोसिटी, तो देखो एक तो होता है बेटा कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv अपॉन dt, राइट। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv अपॉन dt इक्वेशन यूज कर सकते हैं, चाहे हम यूज करें a इक्वल्स टू dv अपॉन dt, चाहे हम यूज करें वेलोसिटी इक्वल्स टू ds अपॉन dt। कंडीशन ये है कि किसी भी तरीके से, चाहे इसमें से चाहे उसमें से, टाइम को हटा दें, क्योंकि हमारी इक्वेशन में टाइम नहीं आता है, ठीक। ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए, ठीक। तो a इक्वल्स टू dv अपॉन dt अगर यहाँ पर लिखा हुआ है और v इक्वल्स टू ds अपॉन dt यहाँ पर लिखा हुआ है, और आपसे बोला जा रहा है कि ऐसा कुछ करो कि यहाँ से टाइम गायब हो जाए, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे बेटा, आप इसमें ds का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि इक्वेशन में ds है लेकिन यहाँ पर ds नहीं है, और यहाँ पर v भी है, ds भी है, लेकिन ये d की पंगा करता है, ठीक। तो अगर इसकी बात करो, यहाँ पर h ने क्या किया, ये d की था, इसमें ds से डिवाइड किया और ds से मल्टीप्लाई किया और d के खड़ा हुआ है। या फिर आप चाहो तो यहाँ पर लिखो v ds अपॉन, अब ds अपॉन dt है बेटा, ds अपॉन dt, यहाँ dt में एक्सेलरेशन कैसे लाओगे? इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द एक्सेलरेशन, देन यू कैन गेट योर आंसर, ठीक। इसमें चाहे ds का मल्टीप्लाई करो, चाहे ये नहीं किया होगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का मेथड है कि एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई डिवाइड करना, बट स्टिल यू कैन डू दैट मैथमेटिकली, दिस इज करेक्ट, ठीक। तो अब देखो बेटा, ये ds अपॉन dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है। आप लिखोगे a v dt by ds, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर भी वही आएगा, देखो यहाँ पर भी वही आएगा, कैसे आएगा? आप यहाँ पर क्या लिखोगे? a ही रहने दोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे? dv, राइट, इसको लिखते हैं क्योंकि हमें dt को कैंसिल करना है, इसको a रहने देना है, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो देखो दोनों तरफ से यही बात बन रही है, a ds is equals to e equals to a ds, ठीक है। फाइनली आपको यही मिलेगा बेटा, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो। बोलो यहाँ तक जो मैंने कहानी आपको सुनाई, क्या वो कहानी अच्छी लगी आपको? मतलब समझ आया क्या? Yes. दोनों बातें क्लियर है ना? चाहे आप a इक्वल टू dv अपॉन dt से करिए, चाहे b इक्वल टू ds अपॉन dt से करिए, आपका मोटो ये होना चाहिए कि टाइम गायब होना चाहिए। और जब टाइम गायब हो जाएगा बेटा, तो टाइम के ये मिल जाएगा, तो आपको साइड इस बात करने के बाद इंटीग्रेशन पर आप लिखेंगे dv is equals to a ds and integrate on both sides. Now, when the displacement was zero, the velocity was zero. When the displacement was yes, velocity is v. आपको साफ-साफ यहाँ पर दिख रहा है कि जब by time zero था, displacement zero था, velocity था, जब displacement s upper limit minus lower limit is equals to a, ds का इंटीग्रेशन होता है s लिमिट होगी 0 से s, you will write down v square by 2 minus u square by, you will get v square minus u square equals to as, this is the equation. So this is how you are going to use the integration to find out the equation of motion for uniformly. Yes. बेटा किसी को कहीं पर कोई दिक्कत, कहीं कोई तकलीफ? बोलो बेटा।
किसी को कोई दिक्कत, कुछ पूछना चाहते हो? बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल। सर यहाँ पे v स्क्वायर हाफ कैसे हो गया? अच्छा, v स्क्वायर अपॉन 2 कैसे हो गया? यस सर। देखो एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल्स टू x टू द पावर d, d की पावर 1 था बेटा, d की पावर 1 प्लस 1 1 याद आया? यस सर यस। तो ये तो था काइनेमेटिक इक्वेशन में इंटीग्रेशन का क्या यूज है बेटा। ये काइनेमेटिक्स में अगर आपका +1 का स्कूल एग्जामिनेशन होगा तो आपसे पूछा भी जाएगा ये एग्जाम में, ठीक है ना। इस बार के सिलेबस का कोई आइडिया नहीं है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अगर इस सिलेबस में होगा तो पूछा जरूर जाएगा, सिलेबस में ये कोई बात नहीं, आपको इंटीग्रेशन होगा। ठीक, तो चलिए इसको मैं रिमूव करता हूं बेटा। ठीक, अब हम लोग बढ़ेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं लूंगा जिसमें आपका ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जो आप इन फ्यूचर पढ़ेंगे और फर्स्ट टाइम सुनेंगे यहाँ पर, बट फिर भी आपको लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ा है। तो सबसे पहले बेटा मान लीजिए कि कोई आदमी है, मान लीजिए आप ही हो, ठीक है ना, एंड यू आर स्टार्ट मूविंग। एक्चुअली आप चल ही रहे थे, लेकिन जब ऑब्जर्वर ने आपको देखा, जब आप यहाँ पर थे, ठीक, आप यहाँ पर हैं, ऑब्जर्वर यहाँ पर, और ऑब्जर्वर ने देखा कि आप उससे 50 मीटर की डिस्टेंस पर हैं एट t = 0। जब इस ऑब्जर्वर की नजर आपके ऊपर पड़ी तो आप उससे 50 मीटर रहे और आप चल रहे थे एक वेलोसिटी के साथ 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आपकी बनी हुई। जैसे ही ऑब्जर्वर की निगाह आपके पास आपके ऊपर पड़ी, फिर ये ऑब्जर्वर जो था वो मैथमेटिशियन था, उसने कहा यू वर मूविंग विद एन एक्सेलरेशन। आप जब मूव कर रहे थे तो आपके पास एक एक्सेलरेशन था बेटा, and that acceleration by 10। ठीक, क्या बेटा ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है? सबसे पहले तो आप यही बताइए, क्या ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है? आप इस चीज को फील करिए। आप किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, आप बढ़िया सड़क के किनारे बैठे हुए थे, अचानक से आपकी निगाह पड़ी एक बाइक वाले के ऊपर जो आपसे 50 मीटर की डिस्टेंस, 10 मीटर पर सेकंड की फासले से चल रहा है। फिर आपने ये भी ऑब्जर्व कर लिया क्योंकि आपके मैथमेटिशियन से आपको पता चला कि भाई इसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 - t/10 इसके अकॉर्डिंग वेरी है। तो क्या इसका मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है क्या? बताइए बताइए, क्या इसका मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है? आपने क्लास 9th में यही एक टॉपिक पढ़ा था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट स्टेटमेंट? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है? नहीं पता यार, ऐसा तो नहीं हो सकता यार, आप लोग बड़े अच्छे आदमी हो, कुछ तो पता होगा आपको, पता है कि नहीं? अच्छा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब तो समझाना भी कुछ देर पहले मैंने बोला था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड? अरे यार बोलो ना, सही गलत कुछ भी बोलो, क्या दिक्कत है? कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, थोड़ा सा हंस लेंगे और क्या। बताओ बताओ। सर नहीं इक्वल पता। चेंजेस। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है? सर इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स। हाँ, equal changes in velocity equal interval of time, it means that acceleration is constant, right? Am I right? यस सर। तो बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? जो टाइम के साथ ना बदले। और यहाँ जो इक्वेशन दिया गया है क्या ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? भाई ये इक्वेशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है? लगता है 9th में आपने मैथमेटिक्स को रट्टा मारा। अरे यार सोचो, अगर टाइम 0 होगा तो एक्सेलरेशन 2 आएगा, अगर टाइम 1 होगा तो एक्सेलरेशन आएगा। जैसे जैसे टाइम बदलेगा एक्सेलरेशन बदल रहा है ना, तो कैसे यूनिफॉर्म हुआ? दिस इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, राइट? तो इस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगा। आई बात समझ में? जो आपने क्लास 9th में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, v = u + nt s = ut + α/t² वगैरह वगैरह, जो कुछ भी पढ़ के आए हो वो सारी चीजें वैलिड हैं केवल तब तक जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और अगर एक्सेलरेशन वेरी करने लगा, एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदलने लग गया, then in that case you will not use that equation of motion। तो इस बात का ध्यान रखना, इसलिए मैं जैसे आपसे ये बातें पूछ रहा था। यहाँ पर आपको जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन दी गई है ये टाइम पर डिपेंडेंट है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, टाइम बदलेगा एक्सेलरेशन बदलेगा। So that's why acceleration is not constant here।
एंड नाउ माय क्वेश्चन इज, आपने ये ऑब्जर्व कर लिया, अब ऑब्जर्व करने के बाद सामने फिजिक्स वाला बंदा बैठा है, वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आपने एक्सेलरेशन की इक्वेशन तो बता दिया हमको मैथमेटिक्स के साथ, लेकिन ये तो बताइए कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आएगा? आपने बता दिया मुझे अच्छे से कि ये इसका जो एक्सेलरेशन है ना वो 2 - t/10 है, तो अब ये भी बता दो कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। चलो बेटा काम में लगते हैं, जल्दी से आंसर बताओ, तब तक मैं बाकी क्वेश्चन लिख देता हूँ। जब तक मैं बाकी क्वेश्चन लिख रहा हूँ तब तक आप डिसाइड कर लो, आप सॉल्व कर लो अपनी, नहीं कर पाए तो बता देना, टाइम वेस्ट करना। क्या आप वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बता पाने में सक्षम हैं? कोई सक्षम है क्या? अच्छा है, सक्षम बेटा, क्या आप सक्षम हैं इसका आंसर देने में? अरे भाई हाँ ना, कुछ तो बोले यार, मैं बोल रहा हूँ टाइम पर वेस्ट करो, बैठो शांति से। हो पाएगा कि नहीं बेटा? अरे यार हमसे क्यों शर्माते हो, हमसे सीखना है और हम ही से शर्माओ कैसे सीखोगे? हो पाएगा तो नहीं बोलो, नहीं हो पाएगा तो बोलो, हम समझाएंगे आपको कैसे होगा। आर यू रेडी? कोई है क्लास में जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है फर्स्ट पार्ट को? मतलब हाँ और ना बोलने में दिक्कत है आपको? चलो भाई हम ही करते हैं फिर, आपको हमसे बात ही नहीं करनी तो अलग बात है। चलिए, आपसे बोला गया है कि पता लगाइए कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं बेटा, जब वेलोसिटी पता चल जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगी। कैसे इसको इंटीग्रेट करो, वेलोसिटी वेलोसिटी को इंटीग्रेट करो डिस्प्लेसमेंट। याद रखिए क्लास स्टार्ट होने के टाइम पर सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और अगर मैं आपकी जगह होता तो शांत नहीं बैठता, शांत बैठना आपकी सबसे बड़ी गलती बेटा, किसी भी क्लास के सामने बैठा हो, चाहे मेरी हो या किसी की भी क्लास हो। गुड कम्युनिकेशन और अपने डाउट्स को क्लियर करना ये आपकी हॉबी होनी चाहिए, अगर आप सचमुच में पढ़ने आए हैं, इंजीनियर डॉक्टर बनने आए हैं। क्योंकि इंजीनियर और डॉक्टर सबसे बड़े बेशरम आदमी होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना? इंजीनियर डॉक्टर जो होते हैं ना वो कुछ भी कर जाते हैं, बड़े बेस करते हैं, तो ऐसे बनना। देखो बेटा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 - t/10। एक्सेलरेशन के बारे में बेसिक फॉर्मूला था कि इट वाज dv/dt, इट वाज नहीं, इट इज dv/dt। कोई भी केस हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रिलेशन दिया गया dv/dt इक्वल टू 2 - t/10, यही दिया हुआ है। dv/dt जो है बेटा वो 2 - t/10 है। नाउ व्हाट, यहाँ पर एक इक्वेशन है जो टाइम के रिस्पेक्ट में है, इस टाइम की ले लो, क्योंकि आपको वेलोसिटी टाइम्स ऑफ dt, और कर दो बेटा इंटीग्रेट, क्योंकि एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट ही तो करना है वेलोसिटी के लिए, राइट? तो जब आप dv को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। आप लिखोगे वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 - t/10, तो 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, 2t होगा, होगा कि नहीं? अब यहाँ पर तो मत शर्माना, बोल देना 2 का इंटीग्रेशन 2t। कैसे को अगर नहीं पता तो पूछ सकते हो, ठीक है? v इज इक्वल टू 2t, क्लियर? 2 का इंटीग्रेशन 2t बेटा, मतलब 2 और t, 2t। चलो 1/10 को बाहर ले लिया, t का इंटीग्रेशन क्या हुआ, t²/2। क्या मेरा इंटीग्रेशन सही है? Yes, sir. क्या मेरा इंटीग्रेशन सही है? पता है मॉर्निंग में जो मेरी 11th की क्लास होती है उसमें बच्चे पूछ के मेरी हालत खराब कर देते हैं, और यहाँ पर मैं आपसे 10 बार पूछ रहा हूँ, आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। क्या हुआ बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? नेटवर्क इशू है क्या? अरे मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने जो बताया आपको समझ आया कि नहीं आया? आना कुछ तो बोलते रहो। चलो 2t
1/10 t स्क्वायर बाय 2 बिकॉज़ यहाँ पर कोई लिमिट नहीं लगा है, इसलिए आप यहाँ पर प्लस c और करोगे। अच्छा ये तो बता दो मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही, ये तो बोल ही सकते हो। आ रही है। अच्छा, अच्छी बात है कि कम से कम आप मुझे सुन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट v इक्वल्स टू 2t क्लियर हो गया, तो अब आपके पास वेलोसिटी की एक इक्वेशन बनी बेटा v इक्वल्स टू 2t माइनस t स्क्वायर बाय 20 एंड प्लस, ठीक है। नाउ व्हाट, क्योंकि हमारी इक्वेशन में c नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया। तो हाउ टू फाइंड आउट द c, द इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर। इस चीज को देखो बेटा, आपको समझ आएगा। जब टाइम 0 था वेलोसिटी कितना था 10 था, आप उसको पुट करिए 10 इक्वल्स टू 2 into 0 plus 0 square by 20 and plus 2t minus t square by 20 plus 10, ये उसके वेलोसिटी की इक्वेशन हुई। बोलो बेटा समझ आया कि नहीं? Yes. क्लियर है ना? यस। तो देखिए अब अगर आपको वेलोसिटी मिल गया तो आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाल सकते हो। वेलोसिटी मिल गया तो क्या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाल सकते हो बेटा? फिर से आप जवाब नहीं दे रहे। अरे कोई पेट से सीख के थोड़ी ना आता, हमारे पास सीखने के लिए आए हो, आप बताओ ना आपको जो समस्या आ रही है। देखो जब तक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ टॉलरेट कर रहा हूँ, फिजिक्स में जब मैं आपको फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा जहां पर मैथमेटिक्स की बात नहीं होगी वहां पर आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको समझ आया कि नहीं है। मैथमेटिक्स में जो मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा सा नया है आपके लिए, और वैसे भी आपको फिजिक्स का बंदा मैथ पढ़ा रहा है पर इतना बुरा भी नहीं पढ़ाता है, समझ में पाइए आप। चलो नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो v इक्वल्स टू 2t माइनस t स्क्वायर बाय 20 प्लस 10 आपको पता चला। अब आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो v क्या होता है बेटा ds upon dt, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि वेलोसिटी कितना है 2t माइनस t स्क्वायर बाय 20 एंड प्लस 10। अब इस dt को इधर ले जाओ बेटा एंड यू विल गेट ds इक्वल्स टू 2t माइनस t स्क्वायर बाय 20 प्लस 10। बेटा ये मजाक चल के आपको हर क्वेश्चन में, मोस्टली हर क्वेश्चन में आपको ऐसे बात करनी पड़ेगी, या हर डेरिवेशन में तो 110% आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज करना है, ठीक है ना। तो इसलिए कोई भी छोटा सा प्रॉब्लम आप पूछ लो, मुझे कभी कोई समस्या नहीं होती, आप पूछते तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके अंदर इगरनेस होगी जानने की तभी आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। चलिए बेटा अब इसको कर दीजिए इंटीग्रेट, आपको मिल जाएगा ds का इंटीग्रेशन हुआ s 2 t स्क्वायर का हो गया t क्यूब बाय 20 बाहर ले लेंगे बाय 3, ठीक है, प्लस 10 t प्लस। अब मेरा ये इंटीग्रेशन आपको समझ में आया कि यस। ठीक। आप फिर बता दो मैं c कैसे निकले। एक दूसरे को मैं कैंसिल कर देता हूं और इक्वेशन भी यहां पर मॉडिफाई मतलब रीअरेंज करके लिख देता हूं प्लस 10t एंड प्लस, ठीक। चलो बेटा सी कैसे निकालेंगे, अब इतना तो समझ में आ गया होगा ना। देखो इन्फॉर्मेशन आपके पास सारी है, देखो यहाँ पर कैसे निकालोगे सी। ये वाली बात नहीं समझ में आ रही है। So t is कैसे? equal to हाँ बेटा distance